evening, everyone. Am I audible? Online students, am I audible? Please confirm. Yes. Okay, so this is of the. Okay. You can take it from here. Actually, the syllabus has been changed in 2022, I guess. मतलब latest अभी change हुआ है, so although acts तो business law में there is not much change. Business law is fine. ये हाँ ये कर सकते हैं, बस थोड़े से इसमें एक चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर दैट इज़ इंट्रोडक्शन टू लॉ, वो नहीं है इसमें इंक्लूडेड, तो उसके लिए आप देख लीजिएगा एक बार. अदरवाइज 5 जो लॉ हैं वो तो चलेंगे आपके लिए. हाँ. एम आई ऑडिबल ऑनलाइन स्टूडेंट्स? Yes, ma'am. ओके, ठीक है. थैंक यू फॉर कंफर्मिंग इट. नाउ वी आर okay. So in last class we have started Partnership Act. I hope it's clear, because in the last class what we have studied, we have studied what is a partnership, what are the partners, what are the rights and liabilities of the partner, and so on. So in this class what we are going to deal with constitution, reconstitution and registration of partnership, along with dissolution of partnership. It is very important, one of the key aspect of Partnership Act, because close कर दीजिए, thank you, because many questions come from this part only. Okay, settle down, आप लोग स्टार्ट करें, ठीक है. सो लास्ट क्लास में एक दो चीज़ें छूट गई थी जो हम अभी डिस्कस कर लेते हैं. दैट इज़ द स्टेटस ऑफ माइनर. माइनर कौन था? एनी पर्सन हु इज़ बिलो 18 years of age, who has not attained the majority. So section 30 talks about the minor. It says that वैसे तो हम देखते हैं कि a contract cannot be, a contract with a minor is void, right? Is void. But partnership is also an agreement. So what happens in case of partnership? देखा जाए तो माइनर के साथ पार्टनरशिप भी वॉइड होना चाहिए, बट कुछ एक्सेप्शन दिए हुए हैं विच इज़ इन द केस ऑफ माइनर की अगर माइनर के साथ कोई पार्टनरशिप एग्रीमेंट होता है तो माइनर कैन बी मेड अ पार्टनर ओनली फॉर द बेनिफिट्स ऑफ द पार्टनरशिप फर्म. मतलब जो भी प्रॉफिट मिलेगा उसके लिए ही कैन बी अ पार्टनर. ऑल्सो हर एक पार्टनर की कंसेंट के साथ ही माइनर पार्टनरशिप का पार्ट बन सकता है. नेक्स्ट, जो एग्रीमेंट होगा वो किसके साथ होगा? एनी पर्सन जो कि एडल्ट, मतलब मेजर पर्सन ऑन बिहाफ ऑफ माइनर, क्योंकि माइनर इन हिमसेल्फ और हरसेल्फ इज़ नॉट केपेबल ऑफ एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट. तो थर्ड पर्सन के साथ कॉन्ट्रैक्ट होगा, बट फॉर द बेनिफिट ऑफ माइनर, माइनर ही रहेगा पार्टनर. बेनिफिट्स मिलेंगे लाइबिलिटीज़ के लिए. उसके एस्टेट, अगर माइनर के पास जो प्रॉपर्टी है दैट शैल बी रिस्पॉन्सिबल. माइनर पर्सनली रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा कोई भी लॉसेस के लिए. ठीक है, तो मतलब माइनर के यहाँ पर भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं कि एक तो कोई लाइबिलिटीज़ नहीं है, प्रॉफिट होगा तो वो भी मिलेगा, और खुद भी कॉन्ट्रैक्ट एंटर नहीं कर रहा है. ओके, तो ये होता है लीगल स्टेटस ऑफ अ माइनर इन केस ऑफ पार्टनरशिप. देन अब जब माइनर 18 ईयर्स का हो जाता है, ठीक है, इस दिन से अब इसके पास ऑप्शन है कि अब ये कंटिन्यू भी, क्योंकि आफ्टर अटेनिंग मेजॉरिटी क्या होगा, एक फुली फ्लेजेड, क्योंकि बाकी सब लोग क्या है, दे आर दी पार्टनरशिप जो हुई है वो पार्टनर्स के बीच में हुई है, वो सब की सब मेजर हैं, साउंड माइंड है. तो अब जो माइनर है उससे सिर्फ बेनिफिट्स के लिए या प्रॉफिट्स के लिए रखा हुआ था, बिकॉज ही वॉज इनकेपेबल ऑफ एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट. अब जो उसकी इनकेपेसिटी थी विच वॉज
दैट ही वॉज अंडर 18, अब तो वो हट गई है, अब वो केपेबल हो गया है, ही हैज़ बिकम अ मेजर, तो नाउ ही हैज़ द ऑप्शन, इलेक्शन कहते हैं जिसे, ईदर टू चूज टू बी अ पार्टनर और टू नॉट टू बी अ पार्टनर। अगर वो चूज़ करता है, और ये 6 मंथ्स का टाइम दिया जाएगा फ्रॉम द डेट ऑफ अटेनिंग मेजॉरिटी, या फिर जिस दिन से उसे पता चलेगा कि मुझे चूज़ करना है, विच एवर इज़ लेटर, उसके बाद से 6 महीने के अंदर अंदर उसे बताना है कि वेदर ही वॉन्ट्स टू जॉइन द पार्टनरशिप फर्म एज अ फुली फ्लेजेड पार्टनर और ही वॉन्ट्स टू क्विट। अगर वो बोलते हैं दैट आई वॉन्ट टू बी अ पार्टनर, आई वॉन्ट टू कंटिन्यू एज अ फुली फ्लेजेड पार्टनर, तो जिस दिन से वो फर्स्ट माइनर एज अ पार्टनर बना था, उस दिन से उसके सारे प्रॉफिट्स तो थे ही, उस दिन से उसकी लेकिन बैकडेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर माइनर मना कर देता है दैट आई डोंट वांट टू बी, और अब तो वो उसके पर्सनल एसेट्स के लिए भी लायबल होगा, उसके पर्सनल एसेट्स, और पर्सनली भी ही शैल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर पार्टनरशिप, कि कोई भी लॉसेज होंगे या प्रॉफिट सबके लिए, हर एक पार्टनर के जैसे। लेकिन अगर वो मना कर देता है तो क्या होगा, इन दैट केस अब माइनर जिस डेट तक उसने दिए थे उसके प्रॉफिट्स, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। अब आगे से सेवर्ड, मतलब सारे टाइज उसके ख़त्म हो जाएंगे, अब उसके पास कोई राइट नहीं होगा पार्टनरशिप फॉर्म में, ठीक है। पार्टनरशिप फॉर्म के जो भी राइट्स या बेनिफिट्स होंगे उसमें कोई नहीं होगा, और ना ही वो किसी चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, प्रोवाइडेड दैट अगर 6 मंथ्स के अंदर इसने नहीं बताया कि ये क्या करना चाहता है, तो इन दैट केस वो पार्टनर बन जाएगा। मतलब ऐसा माना जाएगा, इफ़ ही मेक एनी डिफॉल्ट और डज नॉट चूज within 6 months, so on expiry of 6 months he shall become a partner of the partnership firm। भाई बता दो, नहीं तो फिर हम तुम्हें तो माइनर, मतलब माइनर को पार्टनर एज ए डिफ़ॉल्ट मान लेंगे, ठीक है। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि नोटिस, अब ये माइनर जो है ये किसको देगा, ये नोटिस देगा, किसे देगा, पार्टनरशिप फॉर्म को देगा ऑफ हिज इंटेंशन। नोटिस एक और चीज़ में इंपॉर्टेंट आता है, हम अभी आगे पढ़ेंगे वैसे, कि अगर कोई भी पार्टनर जैसे जाना चाह रहा है किसी फर्म से, आउटगोइंग पार्टनर जिसे कहते हैं, अब डेथ हो रही है तो वो तो बता के नहीं जाएगा, तो इसके अलावा अगर कोई पार्टनर जा रहा है ड्यू टू हिज ओन कंसेंट या किसी भी रीज़न की वजह से, तो देन एक पब्लिक नोटिस देना होता है। नोटिस आप पार्टनरशिप फर्म को तो देंगे ही देंगे, लेकिन नोटिस आपको एक पब्लिक एट लार्ज को भी देना पड़ेगा, और जिस दिन आप पब्लिक एट लार्ज को वो नोटिस देंगे उस दिन से माना जाएगा कि नाउ अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ख़त्म हो रही है। जब तक पब्लिक को कोई नोटिस नहीं जाएगा तब तक तो यही मानेंगे कि अच्छा ये भी तो पार्टनर है, उसकी बेसिस पे ट्रांजैक्शन हो सकते हैं, इसलिए जब तक पब्लिक को नोटिस नहीं मिलेगा तब तक एवरीथिंग शैल बी बाइंडिंग ऑन हिम। अगर कोई लॉस होता है या प्रॉफिट होगा, जिस दिन से उसने बोल दिया उस दिन से कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी पार्टनर की, ठीक है। 36, 37 हम अभी बाद में करते हैं डील। हाँ छोड़ देते हैं, ठीक है। इन दैट पार्टनरशिप इन हाँ हाँ, ही कैन बिकम अ सेपरेट पार्टनर प्रोवाइडेड दैट बाकी जो पार्टनर्स हैं वो लोग को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि अगर वो फिर से बन रहा है, मतलब 6 मंथ्स के अंदर नहीं कर रहा है, मतलब उसके पास ऑप्शन था, अगर आपने किए नहीं किए वो एज अ माइनर जैसे ट्रीट हो गया, ख़त्म हो गई। अब वो सोचते कि चलो मैं पहले एग्जिट ले लेता हूँ, अब थोड़ा टाइम बाद उसे लगता है 1 साल बाद कि अरे मुझे पार्टनर बन जाना चाहिए, अच्छा प्रॉफिट था वहाँ पर, सब कुछ था, ये दिस इज़ वॉट यू आर आस्किंग ना, कि अब फिर से अब वो चाहता है कि वो पार्टनर बनना चाह रहा है एज अ मेजर। तो अब डिपेंड करेगा कि बाकी पार्टनर्स उसको रखना चाहते हैं नहीं चाहते हैं, क्योंकि पार्टनरशिप की डीड की कंडीशन होती है ना कि कौन आ सकता है कौन नहीं आ सकता है। हमने राइट्स एंड ड्यूटीज़ में पढ़े थे कि किसी को इंट्रोड्यूस करना पार्टनर, इंडक्ट करना पार्टनर इज़ ऑल्सो राइट ऑफ द पार्टनर्स बाकी सबके, और पार्टनरशिप डीड में लिखा होता है कि कितने की कंसेंट से होगा या फिर कब का कोई पर्सन बन सकता है किसी पार्टनरशिप का पार्ट, ठीक है। ओके ठीक है। पार्टनरशिप एट विल और पर्टिकुलर पार्टनरशिप, आई थिंक हमने जब टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप पढ़ रहे थे लास्ट क्लास में तब डील किए हुए थे। अब हाँ, इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म, किसी हमारी आपने देखी होंगी कंपनी में जो प्रॉपर्टी होती है वो किसकी प्रॉपर्टी कहलाती है, प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी। ऐसा नहीं होगा कि उसके जो शेयर होल्डर्स है उनकी प्रॉपर्टी है या फिर उसके जो मेंबर्स हैं या डायरेक्टर्स हैं उनकी प्रॉपर्टी कहलाएगी। सिमिलरली पार्टनरशिप जो होती है, पार्टनरशिप फर्म डज नॉट हैव अ सेपरेट लीगल एंटिटी, बट द प्रॉपर्टी जो भी रहती है
पार्टनरशिप फर्म की, दैट बिलोंग्स टू फर्म ओनली. तो इसमें एक ड्यूटी आती है हर एक पार्टनर की कि दैट दे शैल यूज़ फर्म्स प्रॉपर्टी फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस ओनली एंड नॉट फॉर देयर ओन यूज़. अपने लिए यूज़ करेंगे तो क्या माना जाता है? मिस अप्रोप्रिएशन. ठीक है, तो जो एक तरह से वायलेशन है ड्यूटी का, इस रीज़न की वजह से कि बाकी जो पार्टनर अगर कुछ लॉस होता है तो उसे कॉम्पनसेट करना पड़ेगा बाकी पार्टनर्स को. ठीक है, और इसमें प्रॉपर्टी में हर टाइप की प्रॉपर्टी आ जाती है. मूवेबल प्रॉपर्टी होगी, मनी हो गया, इमूवेबल प्रॉपर्टी होगी, इंक्लूडिंग कोई स्टॉक्स अगर लिए हुए हैं वो हो जाएंगे, प्लस गुडविल ऑफ द फर्म, गुडविल ऑफ द पार्टनरशिप फर्म ऑल्सो कम्स अंडर द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म. ठीक है, अब कैसे फॉर्म होती है पार्टनरशिप? हमने स्टार्टिंग में ही देखे थे कि पार्टनरशिप को बनाने के लिए हमने जो इसेंशियल इंग्रेडिएंट्स पढ़े थे वो क्या थे? दैट देयर शैल बी एटलीस्ट 2 persons who are entering into an agreement for किस लिए था एग्रीमेंट? फॉर शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स. ठीक है, और तीसरा क्या था? 2 ही पढ़े थे वैसे हमने. ठीक है, तो इसमें 3 चीज़ें हैं. पहला है कि पार्टनरशिप एग्रीमेंट रहेगा. एग्रीमेंट किस लिए रहेगा? प्रॉफिट के लिए रहेगा. और बाकी जो पार्टनर्स रहेंगे वो एक दूसरे पार्टनरशिप फर्म के साथ उनका रिलेशनशिप कैसे होगा वो डिटरमाइन करने के लिए होता है. कि हमने एक सेक्शन में पढ़े थे विच सेज दैट ऑल द पार्टनर्स आर डैश ऑफ द फर्म. क्या था डैश? क्या है? सेक्शन बता देती हूँ मैं आपको. सेक्शन है 18. हाँ, मैं बता देती हूँ. ठीक है. 100. अच्छा, पार्टनरशिप कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? कि 166 ये है पेज नंबर 168 में, और जो मैं आंसर बोल रही हूँ वो 166 में. आप वही देख के बता दीजिए आप कहाँ पर है. यस, एजेंट ऑफ द फर्म. एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि सारे पार्टनर्स क्या होते हैं? एजेंट ऑफ द फर्म. और ये एक मेजर डिफरेंस आता है किसके साथ? कंपनी के साथ. क्योंकि जो शेयर होल्डर्स होते हैं दे आर नॉट द एजेंट ऑफ द कंपनी, बट हियर ऑल द पार्टनर्स आर द एजेंट टू द पार्टनरशिप फर्म. पेज नंबर 168 में माइनर हो गया है. फिर प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म हमने पेज नंबर 171 में पढ़ रहे थे. अब हम जो फॉर्मेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म पढ़ रहे हैं वो पेज नंबर 172 में पढ़ रहे हैं. फॉलो करते जाइए साथ में. ठीक है. हाँ, तो इसमें जो 3 इंग्रेडिएंट्स लिख भी देती हूँ थोड़ा थोड़ा. ठीक है, पहला क्या था? एग्रीमेंट. एग्रीमेंट क्यों ज़रूरी है? एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है, इट डिपेंड्स. दूसरा क्या था? एग्रीमेंट किस लिए था? यस, सबसे इम्पॉर्टेंट तो यही है. और तीसरा क्या है? रिलेशनशिप क्या रहेगा पार्टीज के बीच में, मतलब पार्टनर्स के बीच में. ठीक है, ओके. अब पार्टनरशिप फर्म को इसमें दी हुई है प्रोसीजर. क्वेश्चन वैसे तो मुझे इंपॉर्टेंट नहीं लगता है, लेकिन कुछ कह नहीं सकते, क्या पता पार्टनरशिप में ज़्यादा क्वेश्चंस है नहीं तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि व्हाट इज़ द प्रोसीजर टू फॉर्म अ पार्टनरशिप फर्म. आई थिंक एक बार शायद आया है ये, या फिर रजिस्ट्रेशन वाले, इन दोनों में से कोई क्वेश्चन है जो आया है कि क्या प्रोसीजर है. तो कुछ नहीं है. जैसे कंपनी के केस में क्या होता है? ROC होता है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज. तो वाइल और एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी, आप लोग ने पढ़े ना कंपनीज एक्ट? थोड़ा थोड़ा नहीं पढ़े अभी? ओ, अगर फिर मैं रेफरेंस दे रही हूँ तो बोलना चाहिए ना आप लोगों को कि थोड़ा सा भी नहीं है. ठीक है. जैसे पार्टनरशिप फर्म में जैसे कंपनीज में एक होता है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज. वो क्या करते हैं, जब कोई कंपनी इनकॉर्पोरेट करनी होती है, बनानी होती है, तो सब कुछ स्टार्टिंग में जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं सारे डॉक्यूमेंट्स ROC को सबमिट करते हैं, और ROC फिर उसे रजिस्टर करती है अपने पास. तो वो रजिस्ट्रेशन हो जाता है. एक तरह से फॉर्मेशन भी हो गया, रजिस्ट्रेशन हो गया, इनकॉर्पोरेशन हो गया. और कंपनी में रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है. वाइल इन केस ऑफ पार्टनरशिप फर्म, रजिस्ट्रार ऑफ फर्म है, उन्हें रजिस्ट्रेशन के लिए दिया जाता है, ऑल्दो इट इज़ नॉट मैंडेटरी. ये इट इज़ सब्जेक्ट टू डिस्क्रिशन ऑफ द पार्टनर्स है या पार्टनरशिप फर्म का है. बिकॉज मतलब आपको करना है तो कीजिए, नहीं रजिस्टर करवाना है तो नहीं कीजिए, बस फॉर्म करके रख दीजिए. रजिस्ट्रेशन के कुछ फ़ायदे हैं कि जो लीगल बेनिफिट्स हैं वो मिलने लगेंगे. एक लीगल स्टेटस मिल जाएगा. लीगल स्टेटस एज एन
रिकॉग्नाइज हो जाएगा कि हाँ ये कोई एंटिटी है जो कि रजिस्टर्ड है, तो वो सू कर सकती है, एक पार्टनर्स फॉर्म को सू कर सकते हैं, ये सारे राइट्स होंगे। लेकिन नहीं करने से ये सारे राइट्स नहीं मिलेंगे। तो इसलिए जनरली जो बड़ी बड़ी फॉर्म्स होती हैं, पार्टनरशिप फॉर्म्स होती हैं, वो रजिस्टर करवाती हैं अपने आप को, ठीक है। ओके, व्हाट इज़ द प्रोसीजर? सबसे पहले प्रोसीजर क्या है, एक जनरल सी बात है। आपको अगर एक कोई घर बनाना है तो क्या करेंगे? परमिशन, हाँ, पहले तो लैंड लेना पड़ेगा, फिर उसके बाद सोचना पड़ेगा कि घर कैसे बनाना है, पूरा स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, फिर एक आर्किटेक्ट मिला तो ठीक है, वरना खुद से ही मैप बनाओ, फिर जाके एक कॉन्ट्रैक्टर को ढूंढ के लाओ, उन्हें कॉन्ट्रैक्ट दो, सामान मंगवाओ, बनवाओ, सारी चीज़ें इंटीरियर्स करवाओ, प्रोक्योर करो। सिमिलरली एक फॉर्म बनानी होती है तो पहले डिसाइड करो कि भाई किसके साथ बनानी है। सिंगल पर्सन अपने साथ तो पार्टनरशिप फॉर्म कभी नहीं बना सकते। डिसाइड करेंगे कि किसके साथ बनानी है, प्लस कितने मेंबर्स होने चाहिए। फिर अब आप पार्टनरशिप फॉर्म तो बना दिए, लेकिन बिजनेस भी तो इम्पॉर्टेंट है। देयर मस्ट बी अ बिजनेस जिसके लिए आप पार्टनरशिप फॉर्म बना रहे हैं। डिसाइड कीजिए कि किस बिजनेस के लिए बना रहे हैं, फिर नेम डिसाइड करके रखिए, क्या क्या कंडीशंस होनी चाहिए, पार्टनर्स के बीच में क्या कैपिटल होगी, कौन कौन कितने कैपिटल को कंट्रीब्यूट करेगा, व्हाट विल बी द, अब राइट्स एंड लायबिलिटीज़ डिसाइड करेंगे, फिर प्रॉफिट किसको कितना मिलना चाहिए, लॉसेस में क्या होगा। अब प्रॉपर्टी हमें कोई एक्वायर करनी है पार्टनरशिप फॉर्म में तो वो क्या लेनी पड़ेगी, एक ऑफिस हमें बनाना पड़ेगा, एंड सो ऑन। ये सारी चीज़ें डिसाइड करनी पड़ेगी। और उसके बाद फिर जब डिसाइड कर लेंगे तो फिर आप एक एग्रीमेंट बनेगा जिसकी हम बात कर रहे थे। दैट एग्रीमेंट मस्ट बी साइंड बाय ऑल द पार्टनर्स। तो ये बन जाएगा पार्टनरशिप डीड। एग्रीमेंट बन गया, साइन हो गया, तो वो बन जाएगा पार्टनरशिप एग्रीमेंट। और फिर उसके बाद पार्टीज रिस्पॉन्सिबल होगी बिकॉज दे हैव साइंड एंड एग्जीक्यूटेड द एग्रीमेंट। इट मीन्स इट इज़ बाइंडिंग टू देम, ठीक है। अब रजिस्ट्रेशन करवाना नहीं करवाना है, इट इज़ अप टू देम। रजिस्ट्रेशन के लिए क्या करना पड़ेगा, सेम चीज़ों को आपको देना पड़ेगा टू द रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स, ROF होता है यहाँ पर, उन्हें देना पड़ेगा। एंड सच पर्सन शेल रजिस्टर द फर्म, पार्टनरशिप फर्म अकॉर्डिंगली। रजिस्ट्रेशन एक और चीज़ है। रजिस्ट्रेशन जो होगा, इट शैल बी द रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, इट शैल बी द कंक्लूसिव एविडेंस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। क्योंकि एक ये लीगल डॉक्यूमेंट रहेगा, तो अगर किसी ने सामने दिखाया एक डॉक्यूमेंट विच इज़ अ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, तो ऐसा माना जाएगा कि भाई फर्म तो एग्जिस्ट करती ही है। इट शैल बी कंक्लूसिव एविडेंस। थोड़ा सा लॉ की तरफ मैं आप लोग को लेकर जाऊंगी। उस दिन हम लोग ने पढ़े थे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के केस में प्रिजम्पशन ऑफ लॉ और प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट, दो टाइप के प्रिजम्पशंस पढ़े थे। उसमें एक तीसरी चीज़ भी होती है, कंक्लूसिव प्रूफ। वो क्या होता है कि आप जो भी चीज़ लाओगे वो तो कोर्ट को मानना ही है, ठीक है। बहुत ही, उसे कहते हैं इररिबेटेबल प्रिजम्पशन ऑफ लॉ, मतलब बहुत मुश्किल होगी उसको रिबट करने में। मतलब अगर एक पर्सन लेकर आ रहा है रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ऑफ अ फर्म, तो कोर्ट मानेगी कि हाँ ये तो एग्जिस्ट ही कर रहा है। अब किसी दूसरे पर्सन को ये प्रूव करना है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, तो उसे बहुत ही इम्पॉर्टेंट, मतलब बहुत ही ऐसा कुछ डॉक्यूमेंट लेकर आना पड़ेगा जो कि उतना ही लीगली इफेक्टिव होगा, विच कैन शो कि ये फर्म तो एग्जिस्ट ही नहीं करती है। अदरवाइज इसको रिबट करना बहुत डिफिकल्ट होगा, ठीक है। तो ये होता है कंक्लूसिव प्रूफ, मतलब जिसको माना ही जाएगा कंक्लूसिव प्रूफ, विच इज़ वेरी डिफिकल्ट टू रिबट। बहुत ही कम ग्राउंड से जिस पर ये रिबट हो पाएगा, ठीक है। तो प्रिजम्पशन ऑफ लॉ, प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट के बाद एक और होता है विच इज़ नोन एज कंक्लूसिव प्रूफ। ध्यान रखिएगा, आगे शायद आप लोग को आगे जाके काम आएगा। अब होता है रिकॉन्स्टिट्यूशन। एक वर्ड आएगा, पहले तो फॉर्मेशन हो गया, फॉर्मेशन ऑफ फर्म समझ आया, फॉर्मेशन कह सकते हैं, या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म कह सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन से कॉन्स्टिट्यूशन याद आया? याद आया कि नहीं आया? कॉन्स्टिट्यूशन कब से इन्फोर्स हुआ था? एनीवन फ्रॉम ऑनलाइन क्लास? ठीक है। और इनेक्ट कब से हुआ था? गुड, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन वो क्या था, कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन था? वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया था, ठीक है। ये क्या है? फॉर्मेशन या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। अब एक और वर्ड आता है रिकॉन्स्टिट्यूशन। इससे क्या समझेंगे? कॉन्स्टिट्यूशन ऑलरेडी है, री लगा दिए, मतलब कहीं पर चेंज हो रहा है, पार्टनरशिप फर्म में किसी तरह से चेंज हो रहा है, या तो टर्म्स एंड कंडीशंस में चेंज हो सकता है, सेम पार्टनरशिप फर्म है, बस फिर से थोड़ा सा कुछ ऑल्ट्रेशन हो रहा है, तो उसे माना जाएगा
अब जो पहले थी वो तो नहीं रही ना, तो पहले वाली सब डिसॉल्व मतलब ख़त्म होके जो नई वाली होगी उसको रिकॉन्स्टिट्यूशन कहेंगे, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। बस इतना ही डिफरेंस है। अब ये कहते हैं कि रिकॉन्स्टिट्यूशन किस किस ओकेजन पे हो सकता है, जब ये कि टर्म्स एंड कंडीशंस चेंज हो जाती है पार्टीज़ की, दैट इज़ कि जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट रेशियो में चेंज हो रहा है, पार्टनर कोई एक जा रहा है या कोई आ रहा है, किसी भी तरह से जा सकता है और आ सकता है, मतलब डेथ या रिटायरमेंट हो सकता है, या म्यूचुअल कंसेंट से जा रहा हो, और आ तो फिर एडमिशन विद द कंसेंट ऑफ द ऑल द पार्टनर्स होगा। तो इससे क्या होगा कि नेम चेंज होगा, इट मीन्स कि कुछ तो चेंज हो रहा है पार्टनरशिप फॉर्म में, इट मीन्स इट इज़ अ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फॉर्म। नेक्स्ट है रजिस्ट्रेशन। हमने देख लिया है रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म क्या होता है। सेक्शन अमलगमेशन ऑफ टू पार्टनरशिप फर्म, मतलब कि दो पार्टनरशिप फर्म थी, दोनों साथ में कोलैबोरेट कर रही हैं। अमलगमेशन मतलब होता है कि एक के साथ जॉइन होना, एक और एक मिलके एक और नई फर्म बना रहे हैं, या फिर ये इसमें अमलगमेट होके मिल जा रही है। इसमें अमलगमेशन इज लाइक अ जॉइनिंग। ठीक है, आप लोग कंपनीज में भी पढ़ेंगे कि अमलगमेशन होता है, मर्जर होता है, एंड एक्विजिशंस होते हैं, अलग अलग टर्म्स हैं, लेकिन अमलगमेशन आप बहुत पढ़ेंगे कंपनीज एक्ट में जब ये आएगा पॉइंट। एक एक करके मैं एक्सप्लेन करूं कि ठीक है, कर देते हैं। चेंज इन प्रॉफिट रेशियो तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि प्रॉफिट रेशियो में चेंज होगा, इट मीन्स इट इज़ एन रिकॉन्स्टिट्यूशन। एडमिशन होगा न्यू पार्टनर का, इट इज़ ऑल्सो कि अब चेंज होगा, कोई पार्टनर आएगा, इट मीन्स कुछ कैपिटल लेकर आएगा, या फिर नहीं भी ला सकते अब, लेकिन आएगा तो प्रॉफिट्स के लिए आ रहा है, इट मीन्स कुछ प्रॉफिट परसेंटेज तो चेंज होगा, थोड़ा तो मिलेगा उसे। अब मिलेगा तो सबका चेंज हो जाएगा, क्योंकि सबके पार्ट से कुछ ना कुछ जाएगा, तो रिकॉन्स्टिट्यूशन है। अब रिटायरमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर, हम आगे पर एक है डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, उसमें पढ़ेंगे, तो उसमें रिटायरमेंट, डेथ, ये सब कुछ थोड़ा डिटेल में पढ़ लेंगे कि इनका इफेक्ट क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट है और अमलगमेशन। तो आप लोग समझ सकते हैं कि एक कोई और पार्टनरशिप, दो पार्टनरशिप साथ में जॉइन हो रही हैं और मिलके या तो तीसरी पार्टनरशिप फॉर्म बना सकती है, या तो कोई A प्लस बी मिलके C बना रही है थर्ड पार्टनरशिप फॉर्म, या फिर A प्लस बी, ए इसमें अमलगमेट होके B ही रह रही है लेकिन A भी इसमें इंक्लूड हो गई है, या वाइस वर्सा B में इंक्लूड होके A बना रही है, A के साथ नहीं होगी। तो ये जो ऊपर वाला है इसको अमलगमेशन कह सकते हैं, और ये जो है इसे एक्विजिशन कहते हैं कि किसी एक ने एक दूसरे को अक्वायर करके रखा है। रजिस्ट्रेशन सेक्शंस देख लीजिए, सेक्शन 57 है, सेक्शन 57 एंड 58। 57 क्या कहता है, ये कहता है हम जो ROF की बात कर रहे थे, दैट इज़ रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स, इसे कौन अपॉइंट करता है, स्टेट गवर्नमेंट। हर स्टेट गवर्नमेंट रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स किसी एक स्पेसिफाइड एरिया के लिए अपॉइंट करेगी, जो वहाँ पर उस एरिया पे अपने जो फंक्शंस है उसे एक्सरसाइज करेंगे। सेक्शन 58 बोलता है कि रजिस्ट्रेशन के लिए क्या क्या करना पड़ेगा। पेज नंबर 176 में दिया हुआ है, एक फॉर्म रहेगा, आपको फॉर्म सबमिट करना पड़ेगा, जिसमें आपको अपना फॉर्म का नाम लिखना पड़ेगा, हु आर दी पार्टनर्स ऑफ द फर्म, उनका कितना प्रॉफिट है, शेयरिंग है, कितना कैपिटल किसी ने दिया है, कहाँ पर प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस है, या प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस के अलावा अगर कोई और प्लेस ऑफ बिजनेस है तो दैट दे हैव टू मेंशन। सब कुछ करने के बाद फाइनली आ जाएगा कि दे विल अप्लाई टू दी रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स। अगर वो देखते हैं दैट ऑल दी थिंग्स आर राइट, मतलब सब ठीक है, कुछ किसी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वो एक सर्टिफिकेट दे देंगे, वो कहलाएगा रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, जिसका हमने देख ली थी कि इफेक्ट क्या होता है, लीगल इफेक्ट। और फिर टाइम पर अगर कुछ चेंजेस हो रहे हैं, फॉर्म रजिस्टर्ड है और टाइम पर चेंजेस हो रहे हैं, जैसे कि अगर कोई एक प्लेस ऑफ बिजनेस बंद हो रहा है, कोई दूसरी जगह अपना बिजनेस खोल रहे हैं, या प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस चेंज कर रहे हैं, या फिर फॉर्म का नाम चेंज कर रहे हैं, किसी पार्टनर को इंडक्ट कर रहे हैं, किसी कोई रिटायर हो गया, किसी की डेथ हो गई, एक्सपेल कर दिया किसी को, किसी का रिटायरमेंट हो गया, या कुछ भी चेंजेस कर रहे हैं, तो पार्टनरशिप डीड में तो डिफरेंस एग्रीमेंट में चेंज आएगा, दैट नीड्स टू बी इन्फॉर्म टू दी रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स। तो वो उसे देख के अपने रजिस्टर में मेंटेन करेंगे, क्योंकि ये सब चीज़ें अपडेटेड होना ज़रूरी है। आगे चल के कोई इशू आएगा तो वही जो सर्टिफिकेट है वही जाएगा कोर्ट के पास, वही अपडेटेड नहीं होगा तो फिर
प्रॉब्लम्स आएगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें रेगुलेटरी है और इम्पॉर्टेंट है फ्रॉम लॉ पॉइंट ऑफ व्यू। ऑल राइट, ठीक है। सेक्शन 69 है जो कहता है कि रजिस्ट्रेशन ना होने से क्या होगा। यही है कि कोई भी एक पार्टनर है वो पार्टनरशिप फर्म के अगेंस्ट कोई केस नहीं कर पाएगा, और पार्टनरशिप फर्म है वो किसी और को के अगेंस्ट केस नहीं कर पाएगी इन इटसेल्फ, ठीक है। तो क्या होगा, राइट्स जो हैं उसे इन्फोर्स ही नहीं हो पाएगा, तो फिर किस रीज़न के राइट्स रह जाएंगे। वो हमने एक वो पढ़े थे मैक्सिम, दैट वाज उबी जस इबी रेमेडियम। क्या था, वेयर देयर इज़ अ राइट देयर इज़ अ रेमेडी, ठीक है। सब सुनते जाते हैं, सब क्लियर होते जाता है, गुड, ठीक है। तो जब राइट्स होंगे तो रेमेडी भी होना ज़रूरी है, और इसलिए रजिस्ट्रेशन इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट इज़ अ शील्ड फॉर रेमेडी, ठीक है। अब है डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। सेक्शन 39 से 47 की बात करते हैं। डिसोल्यूशन मतलब कि ख़त्म हो जाना, डिसॉल्व हो जाना। पानी में शुगर क्या हो जाती है, डिसॉल्व होती है, तो क्या वो दिखती है, नहीं, ख़त्म। मतलब इसी तरह से डिसोल्यूशन, बहुत ही लेमन टर्म में समझा रही हूँ, डिसोल्यूशन मतलब होता है ख़त्म हो जाना। आगे चल के आप पढ़ेंगे बाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी, तो उसका भी सेम मीनिंग होगा। यहाँ पर हम डिसोल्यूशन की बात कर रहे हैं रजिस्ट्रार फॉर्म्स, पार्टनरशिप फॉर्म के केस में। अब ये अलग अलग तरह से हो सकता है। ये हो सकता है वॉलंटरी, मतलब पार्टनरशिप फॉर्म वॉलंटरी मतलब किसकी कंसेंट से, खुद की कंसेंट से। पार्टनरशिप के खुद के एक्ट से जो चीज़ें होगी वो वॉलंटरी होगी, और ये जो होगा बाय, दूसरा होता है बाय लॉ की वजह से उन्हें लॉ की कंप्लाइंस के लिए दे हैव टू, मतलब कंपल्सरी भी डिसॉल्व दी पार्टनरशिप फॉर्म। वॉलंटरी के केस में कौन सा है, पहला ये हो सकता है कि जब पार्टनर्स ने पार्टनरशिप जो बनाया है वो पर्टिकुलर पार्टनरशिप है। पर्टिकुलर पार्टनरशिप क्या होता है, एडवेंचर के लिए होता है या पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए होता है। तो जब वो पर्टिकुलर टाइम पीरियड ख़त्म हो गया, या फिर वो जो बिज़नेस था वो ख़त्म हो गया है, एक पार्टनरशिप बनाई गई थी कि ये क्लासेस चलेगी यहाँ पर, जैसे आप लोग का एग्ज़ाम आने वाला होगा, सिर्फ इस सेशन के लिए एक पार्टनरशिप फर्म बनाई गई थी, उसमें सब लोग लेक्चर्स देते थे, ठीक है। तो जैसे ही आप लोग का ये क्लासेस ख़त्म हो जाएगी, आप लोग के एग्ज़ाम स्टार्ट होंगे, तो क्या होगा, इन इटसेल्फ इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो तो ख़त्म हो गया, जिस चीज़ के लिए बनाया गया था, तो वो कहलाया जाएगा डिसोल्यूशन। पार्टनरशिप पर्टिकुलर पार्टनरशिप थी। वैसे ही अगर एक टाइम पीरियड था कि हम 2 ईयर्स या 3 ईयर्स के लिए बनाते हैं, तो भी वो क्या होगा, अगर 2 ईयर्स 3 ईयर्स इलैप्स होने पर पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाएगी। दूसरा है, अगर पार्टीज़ ने एग्रीमेंट कर लिया है कि नहीं हम लोग अब इसे डिसॉल्व करना चाहिए, सब पार्टीज़ की वो है, कंसेंट है, म्यूचुअल कंसेंट है, तो देन दे कैन डिसॉल्व द पार्टनरशिप फॉर्म। नेक्स्ट है कि अगर कोई कंटिंजेंसी हो जाए। कंटिंजेंसी क्या होता है, हाँ, कंटिंजेंसी मतलब एक, जो हमने कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट पढ़े थे, उसका मतलब होता है कि कंडीशन, कुछ भी कोई इवेंट होने से। तो सिमिलरली कोई भी अगर इवेंट हो जाता है, जैसे कि जिस बिज़नेस के लिए किया हुआ था वो बिज़नेस अब नहीं कर पाएंगे क्योंकि अब लॉ चेंज हो गई है, और उस लॉ के चेंज होने से अब जो बिज़नेस है वो अनलॉफुल हो गया है। पहले लॉफुल था, नाउ इट हैज़ बिकम अनलॉफुल। सो व्हाट विल हैपन इन दैट केस, इन सच अ केस अब तो नहीं कर पाएंगे आप, तो पार्टनरशिप को ख़त्म करना पड़ेगा। तो ये हो गया किसी कंटिंजेंसी की वजह से। नेक्स्ट है अब, ठीक है, और हाँ, एक और होता है कंपल्सरी डिसोल्यूशन, जहाँ पर कि अब कोई ऑप्शन नहीं बचा है। जैसे कि एक पार्टनरशिप में फॉर्म में 2 लोग हैं सिर्फ, जिसमें से एक पार्टनर की डेथ हो जाती है, तो अकेले एक पार्टनर बचा, ऑटोमेटिकली अब दे हैव नो ऑप्शन बट टू डिसॉल्व द फॉर्म। सिमिलरली अगर जो पार्टनर था वो इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गया है, हमने देखी थी कि पार्टनरशिप इसमें कि अगर कोई पर्सन इंसॉल्वेंट हो गया है, मतलब कि अब एग्रीमेंट तो कर नहीं पा रहा है, एग्रीमेंट नहीं कर पाएगा, इट मीन्स
now he is no longer to be a partner, no longer capable to be a partner. In such a case, एक पर्सन बस बचा है, अब वो दूसरा इंसॉल्वेंट हो गया, तो ही कैन नॉट मेक ए पार्टनरशिप एग्रीमेंट विथ हिमसेल्फ. इन सच ए केस उसको बंद करना पड़ेगा. तो ये कुछ चीज़ें हो गई जहाँ पर दे हैव नो ऑप्शन बट टू क्लोज डाउन और डिजॉल्व द पार्टनरशिप फॉर्म. तो इसे कहते हैं कंपल्सरी पार्टनरशिप, कंपल्सरी डिजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप. फिर होता है पार्टनरशिप एट विल. क्या होती थी पार्टनरशिप एट विल? Consent of the partner. यस, कि जब टाइम कोई स्पेसिफाई नहीं दिया हुआ है कि कब कोई पार्टनरशिप ख़त्म होगी और पार्टीज कोई एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को नोटिस देता है कि हमारी कंसेंट पे आज मन कर रहा है कि चलो बंद कर देते हैं. सोकर उठे एक दिन और सोचा अरे यार चलो कुछ काम हम तो हो नहीं रहा है, बंद कर देते हैं. नोटिस दे देते हैं दूसरे पार्टनर को. तो नाउ क्या होगा, ये पार्टनरशिप एट विल थी, इसलिए जब एक पर्सन की विल हुई कि बंद कर देना चाहिए, उन्होंने नोटिस दे दिया, बंद कर दिए, पार्टनरशिप ख़त्म हो गई, डिज़ोल्व हो गई. पार्टनरशिप एट विल का यही कॉन्सेप्ट है. तो इस केस में भी ऑप्शन तो है नहीं क्योंकि पार्टनरशिप एट विल बना के रखे थे आपने. ओके, अनदर थिंग इज जो होता है डिसोल्यूशन बाय कोर्ट या डिसोल्यूशन बाय लॉ. ये कहता है पहला होगा कि जब कोई एक पर्सन अनसाउंड हो जाता है. अनसाउंड मतलब अनसाउंडनेस ऑफ लॉ हो जाता है. मेडिकल प्लस लीगल, अगर कोई पर्सन अनसाउंड डिक्लेयर कर दिया जाता है, इट मीन्स कि अब तो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए केपेबल नहीं है ना, क्योंकि हमने सेक्शन 11 में पढ़े थे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के कि क्या क्या पर्सन कॉम्पिटेंट कब कहलाता है. 3 चीज़ें थी. हाँ, और सबसे पहले वाला मेजर, कोई माइंड मेजर नहीं है, अटेन उसने मेजॉरिटी नहीं किया है, या फिर अनसाउंड माइंड मस्ट बी मेजर, must be of sound mind and shall not be disqualified from any other law. तो इन 3 चीज़ें जब होगी तब क्या कहलाएगा वो पर्सन? कॉम्पिटेंट कहलाएगा. अब इसमें से एक चीज़ नहीं है, दैट इज़ पर्सन अनसाउंड माइंड का हो गया, मतलब कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं कर पाएगा. और पार्टनरशिप क्या है? इट इज़ एन एग्रीमेंट. कॉन्ट्रैक्ट ही तो है ये, विच इज़ बाइंडिंग ऑन द पार्टीज. तो नाउ ही इज़ नो लॉन्गर केपेबल ऑफ एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट, हेंस कोई ऑप्शन ही नहीं बचा है डिसॉल्व करने के अलावा. फिर है कि इनकेपेबल हो गया पार्टनर. कोई एक पार्टनर अपनी ड्यूटीज़ परफॉर्म करने से इनकेपेबल हो गया. कैसे हो गया कि कोई डिसीज़ हो गया है जिस वजह से वो नहीं कर पाते, या तो बहुत इतनी ज़्यादा एज हो गई है कि नाउ ही कैन नॉट टेक एनी सेन डिसीजन रिस्पेक्टिंग द पार्टनरशिप फॉर्म, कि उनके बिजनेस के लिए क्या करना चाहिए. 120 ईयर्स के हो गए. मतलब ऐसे तो ठीक है, कर तो कोई भी सकता है, लेकिन 120 ईयर्स पे वो बोलेंगे कि नहीं ले सकते हैं कोई ऐसा डिसीजन कंसिडरिंग आज के जो बिज़नेस उनका चल रहा है. तो इस केस में अब कोई ऑप्शन नहीं है, बट दे हैव टू डिसॉल्व द फर्म. फिर ठीक है, जो भी एग्रीमेंट है, एग्रीमेंट के टर्म्स एंड कंडीशंस है उसको वायलेट करके रखे हैं तो भी डिसॉल्व करना पड़ेगा. एक और चीज़ है, ये रहा, पार्टनरशिप ने अगर किसी एक पार्टनर ने अगर कोई इंटरेस्ट है वो विदाउट द कंसेंट ऑफ अदर पार्टनर किसी और को ट्रांसफ़र करके रखा है, या फिर किसी ऐसे तरह से डील करते हैं पार्टनरशिप फर्म के साथ विच इज़ प्रेजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ द पार्टनरशिप फर्म इन इटसेल्फ. इन दैट केस ऑल्सो अ पार्टनरशिप फर्म कैन बी डिसॉल्व्ड. अब डिसॉल्व होगा तो क्या होगा? ऐसे ही तो ख़त्म नहीं हो जाएगी, कुछ तो एग्रीमेंट था उनके पास. ठीक है, मतलब अब सिंगल अगर कोई चीज़ होती, सोल प्रोप्राइटरशिप वाली चीज़ होती, उस केस में तो पर्सन की खुद की लाइबिलिटी होती, सब कुछ होता है. यहाँ पर तो पार्टनर्स थे, उन्होंने कुछ बिजनेस में लगाए होंगे, तो डिसॉल्व होने के बाद यस जो प्रॉपर्टी रहेगी पार्टनरशिप फर्म की उसको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा. तो सबसे पहले वैसे ही जाएंगे जैसे जनरली जाते हैं, सबसे पहले किस चीज़ में पेमेंट होगी? लॉसेस को. पहले लॉसेस होंगे, उसके बाद अगर कुछ लॉसेस हुए तो सारी चीज़ें जो भी प्रॉपर्टी है सब बेच बाच के सबसे पहले लॉसेस को पेमेंट करेंगे. फिर उसके बाद फिर अगर कुछ जो बच जाएगा तो पार्टनर्स ने कैपिटल अगर कोई लगाए पहले, फिर उसके जो डेटर्स हैं उन लोगों को देना होगा. फिर बाहर वाले दोज हु आर अदर देन पार्टनर, उनके अलावा अगर कोई क्रेडिटर्स हैं उनको देना होगा. फिर
फिर उसके बाद कोई ऐसे पार्टनर जिसने एज अ एडवांस दिया हुआ है, एज ए कैपिटल नहीं, एज एन एडवांस उन्होंने अगर कोई चीज़ लोन की तरह दिया हुआ है तो उसे पे करना पड़ेगा। इसके बाद फिर अगर कुछ बचता है तो फिर पार्टनर्स को उनके कैपिटल के हिसाब से, उनके शेयर के हिसाब से देना होगा। ठीक है, मतलब इट इज़ एक तरह से हायरार्की में मिलेगा कि पहले लॉसेस को उन्हें ठीक करना पड़ेगा, लॉसेस को पे करना पड़ेगा। आफ्टर दैट क्रेडिटर्स, लेकिन कैसे क्रेडिटर्स? दोज हुआ थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी मतलब कि आउटसाइडर्स अदर देन पार्टनर्स देमसेल्व्स। फिर कौन से क्रेडिटर? जो कि पार्टनर क्रेडिटर्स हैं। और हमने इसमें एक क्वेश्चन बन जाता है कि अगर पार्टनर ने कोई एडवांस दिया हुआ है, ठीक है, तो उस पर कितना इंटरेस्ट बनेगा? पार्टनर हैज़ गिवन सम अमाउंट टू द पार्टनरशिप फर्म बट नॉट एज अ कैपिटल बट एज एन एडवांस, एज अ लोन, तो उस पर कितना इंटरेस्ट बनता है? यस राइट, 6%। तो इंटरेस्ट तो मिलेगा प्लस क्रेडिटर जब डिसॉल्व होगी तो ही शैल बी एंटाइटल्ड एज अ क्रेडिटर। और फिर जो बचा तो वो पार्टनर के कैपिटल के हिसाब से जाएगा कि किसी ने 20% दिया था, किसी ने 50% लगाया था। और फिर अगर बहुत ज़्यादा ही हो गया अमाउंट, लॉसेस हो गए तो प्रॉफिट तो मिलेगा ही नहीं मिलेगा, लेकिन अगर फिर भी डिसॉल्व हो रही है, अगर लॉसेस नहीं है तो उसके बाद फिर जो भी बचेगा वो प्रॉफिट में जाएगा पार्टीज़ के लिए। ठीक है, अगर लॉसेस नहीं हुए हैं तो। सेक्शन 48 कहता है कि कैसे सेटलमेंट होगा। आप लोग देख सकते हैं पेज नंबर 181 में दिया हुआ है। ठीक है, और हाँ, अब है कि जो अगर पार्टनरशिप फॉर्म के कोई डेट्स हैं, कोई कर्जे लिया हुआ है, अगर दो तरह के कर्जे हो सकते हैं, दो तरह के डेट्स हो सकते हैं। एक पार्टनरशिप फॉर्म के खुद के हो सकते हैं, और दूसरे हमने ये देखे थे कि क्योंकि पार्टनरशिप फॉर्म की डज नॉट हैव अ सेपरेट लीगल एंटिटी, तो पार्टनर्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? पर्सनल लाइबिलिटी होती है इस केस में। तो अगर पार्टनर्स के भी सेपरेट डेट आते हैं तो यहाँ पर दो तरह के डेट हो जाएंगे, एक डेट ऑफ द फर्म और दूसरा हो जाएगा डेट ऑफ द पार्टनर्स। तो जो प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म होगी वो अब सबसे पहले अप्लाई करेंगे टू दी इन पेइंग ऑफ द डेट्स ऑफ द फर्म, और उसके बाद अगर कुछ बचता है तो उसको पेमेंट किया जाएगा कि सेपरेट जो डेट्स हैं पार्टनर के उस पर पेमेंट करने के लिए। और जो प्रॉपर्टी ऑफ दी जो पर्सन की रहेगी, पर्टिकुलर पार्टनर की रहेगी सेपरेट प्रॉपर्टी, उसका सबसे पहले किसको पेमेंट किया जाएगा? वो पहले सेपरेट डेट्स पे, और फिर अगर कुछ बचा तो वो प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म पे। मतलब क्योंकि प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म पे सबसे पहला चार्ज किसका है? जो कि डेट रहेंगे जो पार्टनरशिप फर्म के लिए लिया गया है। ठीक है, सिमिलरली अगर किसी का पर्सनल कोई प्रॉपर्टी है, उस पर उस पर्सनल प्रॉपर्टी पे सबसे पहले चार्ज उस पर्सन के पर्सनल डेट पर होगा, ना कि पार्टनरशिप फर्म पे। क्लियर है? समझ आया आप लोगों को? ठीक है, अब कुछ राइट्स हैं, जैसे कि सेक्शन 53 और 54 हमने एक पढ़े थे। सेक्शन 27, सेक्शन 27 क्या था? आईसीए का, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का। रिस्ट्रेंट से बात करता था कुछ। ठीक है, इतना ही बता दिया मैंने। जल्दी जल्दी पेज नंबर 182 खोलो और बताइए सेक्शन 27 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या बोलता था, किस चीज़ से बात करता था? रिस्ट्रेंट ऑफ, हाँ हाँ हाँ, नहीं, यस, रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड की बात करता था। क्या होता था कि कोई भी ऐसा एग्रीमेंट नहीं कर सकता जिसमें से वो उसे किसी तरह के बिजनेस को करने से मना करे। ठीक है, लेकिन इसका एक एक्सेप्शन क्या था? दैट वाज सेल ऑफ गुडविल, कि अगर किसी ने गुडविल सेल कर दिया है तब तो भाई रोक सकता है। अब मैंने एग्जांपल दी थी, यहाँ पर एक फेमस स्वीट शॉप है जिसका मैंने गुडविल खरीद ली हूँ। नाउ आई कैन रिस्ट्रेन दैट पर्सन कि भाई आप ये नाम की जो स्वीट शॉप हो पूरे दुलियाजान के एरिया में कहीं नहीं बेचोगे, डिब्रूगढ़ तक के डिस्ट्रिक्ट तक नहीं बेच सकते, उसके आगे आपको जहाँ यूज़ करना है करो। ठीक है, तो ये क्या था? रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड मैं रोक सकती हूँ, प्लस इन केस ऑफ गुडविल इज़ दी ओनली एक्सेप्शन। अब यहाँ पर जब डिसोल्यूशन होता है तो फर्म तो ख़त्म हो गई, और फर्म की एक और प्रॉपर्टी दैट वाज गुडविल।
गुडविल क्या होता है कि वो भी किसी को ख़रीदना पड़ेगा फॉर्म की। अब जिसने ख़रीदा तो वो तो पूरी तरह से यूज़ कर सकता है, फॉर्म का नेम यूज़ कर ले, पूरी गुडविल सब कुछ यूज़ करे, और वो दूसरे को रोक भी सकता है कि भाई आप नहीं यूज़ करोगे इसको सर्टेन लिमिट तक। लेकिन अगर लिमिट देखना पड़ेगा वेदर द लिमिट इज़ जस्टिफाइड और नॉट इन द गिवन सर्कमस्टांसेस एंड फैक्ट्स ऑफ द केस। जैसे कि इसमें एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, केस था प्रेम जी दामोदर वर्सेस एलवी गोविंद जी। इसमें कहता है कि दो पार्टनर हैं जिनके बीच में था क्राफ्ट इंश्योरेंस का बिजनेस। अब दोनों वो सेपरेट हो रहे हैं और उसमें एक ने एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को रिस्ट्रेन करता है कि तुम किसी भी ये जो सेम बिजनेस है यू विल नॉट डू द सेम बिजनेस डायरेक्टली भी नहीं, इनडायरेक्टली भी नहीं, पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं कर सकते एक्सेप्ट कराची में को छोड़ के, मतलब कराची के अलावा कहीं और नहीं कर सकते, डायरेक्टली भी, इनडायरेक्टली या ब्रोकर के थ्रू या एजेंट के थ्रू, घर के किसी सदस्य हो, किसी के थ्रू भी नहीं कर सकते। तो क्या ये जो कंडीशन है या जो रिस्ट्रेन कर रहे हैं ये कैसा रिस्ट्रेन है? जस्टिफाइड लग रहा है इस केस में? भाई पूरे वर्ल्ड में ही नहीं कर सकती, ये कैसा रिस्ट्रेन है? ठीक है, तो कोर्ट ने बोला ये ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं है, इट शैल बी कंसिडर्ड, एग्रीमेंट कैसा माना जाएगा? इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, और सेक्शन 27 हो जाएगा। इफेक्ट क्या होता था सेक्शन 27 का, रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड का? वॉइड। अब वॉइड होगा इट मीन्स ऐसा माना जाएगा कि एग्रीमेंट ही नहीं हुआ है कोई, ठीक है, तो ऐसा माना जाएगा कि कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ है इन दोनों के बीच में, वो जहाँ चाहे अपना बिजनेस कर सकता है। ये जस्ट मैं आपको एग्जांपल दी हूँ समझाने के लिए, ठीक है। 27 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट, 54 ऑफ सेल ऑफ गुड्स एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट की बात कर रहे हैं, मैं 27 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बात कर रही थी, विच इज़ द मेन एक्ट, मेन सेक्शन। 54 अब यही कहता है कि अगर किसी पार्टनर को लगता है कि डिसॉल्व होने वाली है फर्म, तो नाउ ही कैन मेक एन एग्रीमेंट विद द अदर पार्टनर कि मैं आपको रोक सकता हूँ इस फर्म को यूज़ करने के लिए, प्रोवाइडेड दैट वो गुडविल खरीद ले फर्म की। सो ये जो भी एग्रीमेंट करेगा पार्टनर के साथ डिसॉल्व करने के लिए और किसी को रिस्ट्रेन करने के लिए, इट शैल बी सब्जेक्ट टू सेक्शन 27, इसलिए मैंने आपको सेक्शन 27 बताई हूँ। उसके अगर हिसाब से नहीं रहा तो आपका एग्रीमेंट कोई काम का नहीं है, दैट शैल बी कंसिडर्ड वॉइड। ओके, नेक्स्ट है कुछ छूट गया क्या इसमें? हाँ, एक और चीज़ है सेक्शन 36। अब इसके साथ ही आएगा सेक्शन 36 जो कहता है कि आउटगोइंग पार्टनर कैसे भी हो सकता है, मतलब इधर ड्यू टू डेथ या तो रिटायरमेंट से या फिर म्यूचुअल कंसेंट से जो अलग हो रहा है वो पार्टनर कहलाता है आउटगोइंग पार्टनर। वो बिजनेस जो फर्म का है अब छोड़ के जो जा रहा है तो फर्म के बिजनेस से कम्पीट कर सकता है, सेम बिजनेस उस तरह का कोई भी बिजनेस फिर से कर सकता है, ठीक है। देखा जाए तो ये मतलब इट शुड बी रेस्ट्रिक्टेड, बट ये रेस्ट्रिक्टेड नहीं है। लेकिन इस पर भी है कि क्या क्या नहीं कर सकता, वो कम्पीट कर सकता है फॉर्म के बिजनेस के साथ, पार्टनरशिप फॉर्म के बिजनेस के साथ अपने बिजनेस को एडवर्टाइज भी कर सकता है, बट ही शैल नॉट यूज़ द नेम ऑफ द फॉर्म। और बाकी जो उसके कस्टमर्स हैं उनको फ़ोन करके नहीं बोलेगा, सॉलिसिट नहीं करेगा उनके कस्टमर्स को, क्योंकि जब वो पार्टनर था तो उसकी एक ड्यूटी थी कि ही शुड बी ट्रू टू हिज, डिलीजेंटली वर्क करना है, प्लस ही शुड बी ट्रू, मतलब एक फाइडेंशियरी रिलेशनशिप था, दैट इज़ रिलेशनशिप ऑफ ट्रस्ट। और एजेंट का तो यही होता है कि रिलेशनशिप ऑफ ट्रस्ट, फाइडेंशियरी रिलेशनशिप पे एंटर करते हैं। इस केस पे अब अगर वो चीज़ उस पर बैक करेगा तो मतलब अपनी ड्यूटीज़ का ही एक तरह से वो उसमें वायलेशन होगा। और इक्विटी को भी ध्यान में रखते हुए कि ऐसे तो फिर हर कोई पार्टनरशिप बनाएंगे, फिर उसके बाद उसमें से निकल कर वापस होने के बाद दे कैन स्टार्ट देयर ओन पार्टनर, और इससे क्या होगा, उन्हें एक अपर एज मिल जाएगा कि दे नो द वेंडर्स, दे नो द सप्लायर्स, उनको तो यूज़ कर सकते हैं खैर वेंडर सप्लायर्स, बट दे नो द कस्टमर्स, कस्टमर को सॉलिसिट करेंगे, ठीक है। तो दैट शुड नॉट बी अलाउड, किसी को ऐसे अनजस्ट एनरिचमेंट नहीं मिलना चाहिए, और इक्विटी के हिसाब से नहीं है, दैट इज़ वाई ये प्रोविजन दिया हुआ है, ठीक है। देन ओके, डिसॉल्यूशन के केस में क्या हमने यहाँ पर पढ़े हैं, अब अगर
डिसोल्यूशन का इफेक्ट कहाँ से होगा, हमने माइनर के केस में देखे थे कि नोटिस देना पड़ेगा, और उसी टाइम पर अभी मैंने डिस्कस की थी कि पब्लिक नोटिस देना पड़ेगा। जिस दिन से पब्लिक नोटिस देगा उस दिन से जो पर्सन आउटगोइंग, जो पर्सन जा रहा है पार्टनरशिप फॉर्म से, सिर्फ नोटिस देने के दिन से ही उस पर इफेक्ट होगा उस चीज़ का, ठीक है। जब तक नहीं मिलेगा पब्लिक नोटिस तब तक कि इट शैल जो उसका आउटगोइंग है, मतलब जो जाना है, दैट शैल नॉट बिकम एनफोर्सेबल। लेकिन इसके दो एक्सेप्शन है। पहला है जो पर्सन डाइड, क्योंकि किसी को नहीं पता है कि भाई नोटिस कैसे देगा कोई अपनी डेथ का, जनरल सी बात है। ठीक है। और दूसरा कि पर्सन एडजुडिकेटेड एज एन इंसॉल्वेंट पर्सन, अगर कोई इंसॉल्वेंट हो गया तो ये भी कोई फोरकास्ट नहीं कर पाएगा कि भाई मैं इंसॉल्वेंट होने वाला हूँ, चलो नोटिस दे देता हूँ सबको वापस फॉर्म से वापस होने का, दैट ऑल्सो कैन नॉट बी फोरकास्टेड। और या फिर कोई ऐसा पर्सन जो कि पता नहीं था कि वो जैसे स्लीपिंग पार्टनर, स्लीपिंग या फिर सीक्रेट पार्टनर था। सीक्रेट पार्टनर कौन होता था, जो नहीं पता है कि पब्लिक इन जनरल को नहीं पता है दैट सच पर्सन इज़ अ पार्टनर ऑफ द फर्म। तो अगर ऐसा कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है तो इस केस में नोटिस देने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कौन कौन से 3 केस है जहाँ पर नोटिस देने की ज़रूरत नहीं है? डेथ, सीक्रेट, इंसॉल्वेंट, ठीक है। अब पब्लिक नोटिस क्या होता है, कैसे देते हैं नोटिस? यस, इसकी एक प्रोसीजर है, ये है सेक्शन 72 है, मोड ऑफ गिविंग पब्लिक नोटिस। क्योंकि ये हर जगह इम्पोर्टेंस इसकी दी हुई है कि पब्लिक नोटिस कैसे देना है, और इसका इतना बड़ा इफेक्ट है कि जिस दिन से आप दोगे नहीं, जिस दिन से आप दोगे उस दिन से ही एनफोर्समेंट होगा किसी पार्टनर के आउटगोइंग होने का या जाने का, इसलिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आपको देना है तो कैसे देना है। सेक्शन 72 बात करता है कैसे देना पड़ेगा। सबसे पहले आप नोटिस तो ROF को देना पड़ेगा, रजिस्ट्रार ऑफ फर्म। उसके बाद एक लोकल न्यूज़पेपर पे जहाँ पर कंपनी का प्लेस ऑफ बिजनेस है, वहाँ पर आपको एटलीस्ट एक तो न्यूज़पेपर में जो वहाँ के लोकल लैंग्वेज की वहाँ पर समझ आए लोगों को, उसमें देना पड़ेगा, जिससे कि पब्लिक को भी पता चल जाए प्लस रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स को भी पता चल जाए, तभी ये कहलाएगा एक पब्लिक नोटिस। और बाकी आपको अपने पार्टनर्स को तो देना ही देना है, ठीक है, वो नोटिस भी देना है प्लस पब्लिक नोटिस भी देना है। ओके, बाकी मोटे मोटे तौर पे सारी चीज़ें कवर हो गई हैं। इसके अलावा आपके पास कोई क्वेश्चन है? सेक्शंस भी कोई इंपॉर्टेंट है तो मैं आपको बता दी हूँ। 69 इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 72 इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 18 इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो एजेंट की बात करता है। और कौन सा था? सेक्शन 4 इंपॉर्टेंट है, पार्टनरशिप डिफाइन करता है वो, पार्टनरशिप होती है क्या है, पार्टनर्स कौन होते हैं। माइनर वाला सेक्शन 30 इंपॉर्टेंट है, माइनर्स की बात करता है। और सेक्शन 14 इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म की बात करते हैं। और फिर ये ऊपर से आप देख लीजिएगा कि डिसोल्यूशन किस सेक्शन से किस सेक्शन तक है। 37 से 44 ये ना, 39 से 47 तक है, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म की बात करते हैं, वो हो गया। बस आई गेस इसके आगे, और हाँ, मोड ऑफ सेटलमेंट सेक्शन 48 जो है नेक्स्ट सेक्शन ही आफ्टर जस्ट डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म की बात की। अब डिसॉल्व तो हो रहा है तो उसके बाद सेटलमेंट कैसे होगा, दैट इज सेक्शन 48। ये इंपॉर्टेंट सेक्शंस है, बाकी फिर इसके ज़्यादा। और हाँ, अभी जो हमने सेक्शन 54 और 53 पढ़े हैं कि रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, इसके लेकर रेड विथ सेक्शन 27 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ये सारे सेक्शंस बहुत ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप लिखोगे तो एक एज रहेगा आप लोगों को, क्योंकि लॉ है, लॉ में सेक्शन तो इम्पॉर्टेंट है। नंबर लिख देंगे तो वो तो बोलेंगे अरे वाह वाह ठीक है, ठीक है। एनी डाउट? लॉ के पेपर में दे विल एक्सपेक्ट यू टू नो द लॉ एज वेल एज द एप्लीकेबिलिटी। अब इस वाले केस में जैसे हमने स्टार्टिंग में स्ट्रक्चर जो देखे थे कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, तो पहले कुछ होते हैं जो बिजनेस लॉ में 4 आई थिंक अराउंड 4 क्वेश्चंस थे विच वाज बेस्ड ऑन एमसीक्यू वाले थे। फिर थे उसके बाद नेक्स्ट 2 क्वेश्चन इंक्लूसिव ऑफ 2 पार्ट्स ईच, मतलब टोटल 4 क्वेश्चंस जो थे ऐसे टाइप क्वेश्चंस थे।
जो कि मोस्टली आपके कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से आए हैं और एक सेल ऑफ गुड्स एक्ट से, और या तो पार्टनरशिप या तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट से आए हैं। तो वो एक जनरल थे कि वैलिड एसेंशियल्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, राइट्स एंड लाइबिलिटीज़ ऑफ दी पार्टनर्स क्या होता है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में क्वेश्चंस आ जाते हैं कि शॉर्ट नोट लिखिए प्रॉमिसरी नोट पर, या फिर डिसऑनर ऑफ चेक होता है तो उसकी क्या प्रोसीजर है उस पर लिखिए, टाइम लिमिट्स है वो सब कुछ लिखिए। तो इस टाइप के क्वेश्चन है। ये मुझे देखना पड़ेगा, वेट। और फिर इसके बाद जो तीसरा टाइप होता है दैट इज लॉ वाला। दिख रहा है क्या यहाँ पर, या मेरा नाम दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। ओके ओके, ये तो मैंने आप लोग को दे चुका हूँ। ये 7वें का। ओके मैं बताती हूँ। ये रहा 7 मार्क्स ईच, 5 MCQs थे कमर्शियल लॉ से, 4 क्वेश्चंस, मतलब ये जो 2 क्वेश्चंस थे कंसिस्टिंग ऑफ 2 क्वेश्चंस ईच, तो मतलब टोटल 4 क्वेश्चंस बट ईच ऑफ 7 मार्क्स, मतलब 28 मार्क्स के थे, 7 मार्क्स के। और फिर उसके बाद प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन था एक आ रहा है। जनरली ये कॉन्ट्रैक्ट से आते हैं क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट बहुत ऐसा ब्रॉड सा है, बट इट डज़ नॉट मीन कि सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट से ही आएगा आने को, तो क्योंकि अब उनको तो चेंज करना है तो चेंज कर सकते हैं, लेकिन मेजर पार्ट ये है कि कॉन्ट्रैक्ट से ही। और हाँ मुझे ना कुछ प्रॉब्लम बेस्ड अगर आप लोग को लगे तो प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चंस का एक बैंक मिला है, वो मैं आप लोगों को सब मतलब फॉरवर्ड कर दूँगी, ठीक है। वो शायद यही ICMI कहीं पता नहीं कभी का है, लेकिन जो भी है देख लेना आप लोग, अगर काम का लगता है तो रीड कर लेना, और बहुत ऐसे लेवल का लग रहा है तो हम लोग क्लास में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। और उसमें अलॉन्ग विद ये जो बिजनेस लॉ तो है ही, साथ में और भी अलग लॉज के, लेबर लॉज और कंपनीज एक्ट, इन सब के भी क्वेश्चंस हैं प्रॉब्लम बेस्ड। तो वो आपका ये वाला जो पार्ट है ना, इसको कवर करने के लिए हेल्प करेगा कि आपको आंसर है तो वो कैसे लिखना है, कैसे डील करना है ऐसे क्वेश्चन से। 7 मार्क्स का हो गया, तो आप 7 मार्क्स में क्या क्या लिखेंगे? देखिए थ्योरी तो लगेगी लगेगी, यहाँ पर कोई न्यूमेरिकल नहीं आएगा, दिस इज़ 100% श्योर, ठीक है, इसकी मैं श्योरिटी दे सकती हूँ। नंबर आपको याद रखने हैं, लेकिन सिर्फ सेक्शन के नंबर याद रखने हैं लॉ में। सबसे पहले लेट्स से हम पढ़ रहे हैं वही सेम हम चीज़ पढ़ रहे हैं कि क्वेश्चन आया है, या तो देखिए 3 टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। पहला एक बड़ा सा क्वेश्चन आएगा, व्हाट आर द इसेंशियल इंग्रेडिएंट्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, व्हाट आर, और इसके साथ है क्वेश्चन मार्क, व्हाट आर वॉइड एंड वॉइडेबल, व्हाट इज द डिफरेंस, व्हाट आर वॉइड एंड वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स, एंड एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल और इलस्ट्रेशन अलॉन्ग विद केस लॉज। ये एक बड़ा सा फुली फ्लेजेड 7 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। या फिर दूसरा हो सकता है कि आप डिफरेंस बताइए, एग्रीमेंट टू सेल और कॉन्ट्रैक्ट टू सेल में क्या डिफरेंस है, फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन में क्या डिफरेंस है। तीसरा टाइप का क्वेश्चन क्या हो सकता है कि शॉर्ट नोट्स 3-4 चीज़ें बता देंगे, टॉपिक दे देंगे, और एक मतलब ये हम एक ही क्वेश्चन की बात करें 7 मार्क्स में, उसमें ही शॉर्ट नोट लिखने के दे देंगे, 3 टॉपिक दे दिए और तीनों के आप शॉर्ट नोट्स लिखो। तो अब डिपेंड करेगा कि हर एक क्वेश्चन की अप्रोच डिफरेंट होगी। जो सबसे फर्स्ट वाला क्वेश्चन था उसमें डिफरेंट अप्रोच होगी, क्योंकि उसमें आपको सब चीज़ें एक्सप्लेन करनी होगी। तो फिर आप स्टार्ट करोगे पहले क्या क्वेश्चन पूछा उसके हिसाब से, उसमें उसने क्या क्या बोला है, चलते चलते आंसर देंगे आप, कि पहले आप डिफाइन करेंगे, इसेंशियल्स रहेंगे, एक एक इसेंशियल को एक एक 2-2 लाइन में कंप्लीट करेंगे, डिफाइन करेंगे। फिर क्या वॉइड और वॉइडेबल पूछ रहा है वो क्या है, सेक्शन एक्सप्लेन करेंगे, और फिर लास्ट में इलस्ट्रेशन 2-3 बताएंगे। अगर लिख के दिए तो अच्छी बात है, थोड़ा सा डायग्राम एकदम बना के दे दिए A B ये सब कुछ करके, तो अच्छे से देखिएगा, उनको समझ आ जाएगा। वर्ड लिमिट आई डोंट थिंक सो कि सच कुछ होता है, लेकिन आप लोग को थोड़ा कंस्ट्रेन करना पड़ेगा, क्योंकि अगर वर्ड लिमिट ना होने से आप लिखते जाओगे, लेकिन आपको पेपर को कंप्लीट करना इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है। और जो जो चीज़ें पूछी वो तो आंसर देना ही ज़रूरी है, उसके अलावा कुछ और एक्स्ट्रा आ रहा है तो वो तो ठीक है लिख देते हैं, क्योंकि हम हाँ सॉरी हाँ वही, लेकिन हम थोड़ा फ्लो में बह जाते हैं ना, कुछ क्वेश्चन में हमें लगता है कि ज़्यादा आ रहा है, चलो चलो लिखते हैं, कुछ में लगता है कि थोड़ा लिख कर ही फिर वो टाइम आगे चल के प्रॉब्लम करता है, ठीक है। तो ये इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, यू शुड नो कि व्हेन टू स्टॉप, कहाँ पर किस आंसर को लिखना छोड़ना है।
दूसरा अब हमने देखी थी, तीसरा वाला जो मैं बता रही थी, यहाँ पर आ गया कि शॉर्ट नोट्स लिखने हैं। और फिर इसके पहले मैं आती हूँ कि डिफरेंस वाले में क्या लिखना होगा आप लोग को। डिफरेंस ऐसे बॉक्स बनाइएगा, डिफरेंस लिखिएगा। अब अगर पूरे 7 मार्क्स में तो बहुत ही मुश्किल है, लेकिन अगर आता है तो एटलीस्ट 7 आप लोग को डिफरेंस लिखने ही हैं। एटलीस्ट 7 बोल रही हूँ किसी भी चीज़ में। 8, 9, 10 बाकी जितने लिखने चाहो उसको ही ब्रेक करो, कुछ करो, ठीक है करो, लेकिन 7 तो एटलीस्ट लिखने हैं अगर 7 मार्क्स में आ रहा है, क्योंकि उसकी बेसिस पे वो मार्क्स देंगे। फिर आता है तीसरा कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ दिया है, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन coercion, equality before law, और एग्रीमेंट टू सेल। ऑलराइट, अब इसमें आप लोग को शॉर्ट नोट्स लिखने हैं। तो अब इस, और ये सारे का सारा 7 मार्क्स का है, तो हाफ ऑफ पेज ट्राई कीजिएगा। कोर्जन डिफाइन कर दीजिए, किस सेक्शन में डिफाइन कर दीजिए, इलस्ट्रेशन दीजिए, खत्म। इक्वालिटी बिफोर लॉ किस आर्टिकल में है या किस सेक्शन में है? आर्टिकल में है। कौन से आर्टिकल में है? 14, ठीक है, ये मत बोलिए। समता का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी इज एन आर्टिकल 14। फिर बता देना ये फंडामेंटल राइट्स का पार्ट है, क्या होता है राइट इक्वालिटी बिफोर लॉ, हम इससे क्या समझते हैं, ये सब चीज़ें लिखने के बाद, और इसको भी हाफ पेज में कंप्लीट करके एग्रीमेंट टू सेल पे आ जाइएगा। एग्रीमेंट टू सेल क्या होता है, किस सेक्शन में दिया हुआ है, किस एक्ट से रिलेट करता है, एंड हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट टू सेल, थोड़ा सा बता देना और ख़त्म कर देना। तो ये होता है जब शॉर्ट नोट्स लिखने को आया आप लोगों को, ठीक है, क्लियर है? एनी डाउट्स?